आज मैं आपको जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है और इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जापान से, जहाँ पर एक शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जो जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई थीं और साथ ही पुष्पा भी इन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद थे। जब जापानियों ने इन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा को उल्टा लटका दिया था, लेकिन हिम्मत करके पुष्पा ने अपना हाथ छुड़ाए और जापानियों से लड़ने लगे। दरअसल इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रख ली, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा को यहाँ आना पड़ा। लड़ते लड़ते आखिर में पुष्पा को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। तभी मालूम चलता है कि ये एक सपना था। कहानी आगे बढ़ती है तो अब पुष्पा सिंडिकेट का लीडर बन चुका है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहां पर भेजना चाहिए ये सब पुष्पा डिसाइड करता है। पुष्पा ने खुद का एक साम्राज्य बना लिया था, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। उनमें से पहले नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो कि आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियों को काटने जाते हैं तो यहाँ पर भंवर सिंह शेखावत भी वहाँ पहुँचता है और इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में पुष्पा हमेशा बच जाता था क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे। शेखावत इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है। जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा की, जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं था, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद थे। यहाँ पर पुष्पा सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने के लिए आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ से सीनू को ले जाने लगा तो उसने देखा कि सीनू के ऊपर बहुत सारे चोट के निशान हैं। जब उसने अपने सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने बुरी तरह से मारा पीटा था। ये देखकर पुष्पा पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसलिए वो यहाँ से इन सभी को लेकर जा रहा है। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सभी को लेकर चले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। ये सुनकर पुष्पा इनसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक का जितना भी पैसा तुम्हें मिलने वाला है उन सारे पैसों को पुष्पा देगा, मतलब आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। पुष्पा उन सब को रिटायर कर देता है और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो समझ गया कि सभी को पुष्पा ने खरीद लिया है। तो इस तरह से पुष्पा इलीगल काम तो करता है, लेकिन वो अपने मजदूरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और साथ ही वो अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीन बदलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली, जो इस फिल्म की हीरोइन है, जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद था और वो यहाँ श्रीवल्ली से कह रहा था कि आप पूजा तो करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का कोई गोत्र है, खुद का कोई नाम है? मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है। वो उनके साथ बनाकर रखना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को मना करता है कि वो उनसे बात ना करे। तो पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर मुख्यमंत्री से मिलने वाला है। इसलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि अगर तुम जा ही रहे हो तो मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचा लेना, ताकि हम उसे फ्रेम कराकर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी पत्नी से वादा कर लिया था, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो वहाँ कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से मुख्यमंत्री को फंडिंग देता है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ पर पुष्पा के साथ फोटो नहीं खिंचवाता है। उसका मानना यह है कि जूता पैर में ही अच्छा लगता है, उसे सिर पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में एक दो बात भी बोली थी जो पुष्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो नहीं क्लिक करवाते, जिस पर सिद्धप्पा कहता है कि चाहे कुछ भी बन जाऊं मैं तेरे साथ फोटो जरूर खिंचवाऊंगा, क्योंकि तू मेरा भाई है। तब यहाँ पर पुष्पा ने उनसे कहा तो फिर मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से सीधा सवाल पूछता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना रुपया लगेगा। सिद्धप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री तुम्हें ही बनना होगा। जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर मुख्यमंत्री की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया था। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ थे। सिद्धप्पा ने जब ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है
हैं। इस तरह से पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि सिद्धप्पा को बताता है। वो कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील वो सिर्फ मुर्गन से ही किया करता था, जिसके बदले उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ मिला करते थे। लेकिन अगर वो डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ मिल सकता है। ज्यादा देर न करते हुए पुष्पा तुरंत ही विदेश पहुंचता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है। वहां वो इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उसे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तो पुष्पा अपने सिंडिकेट के सारे मेंबर को एक्टिव कर देता है और उनसे कह देता है कि सारे जगह से मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। वो लाल चंदन की लकड़ियों का जुगाड़ करने लगते हैं और वो लाकर पुष्पा को देने ही वाले थे। लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल चीनू और उसकी वाइफ की। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो ये बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल चीनू और उसकी वाइफ शेखावत से ये भी कहते हैं कि वो सिंडिकेट के मेंबरों को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट के मेंबर डर जाएं और वो ये काम ना करें। बात ऐसी है कि मंगल चीनू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भंवर सिंह को जब ये मालूम चला तो उसने सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक पहुंचता है। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया और सारे के सारे ट्रक को उसने जला दिया था। साथ ही साथ सिंडिकेट का मेंबर जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर भंवर सिंह ने उसे मार दिया था, जबकि मंगल चीनू यह चाह रहा था कि वो बस उसे डराए धमकाए। लेकिन भंवर सिंह कहता है कि उसका डराने का अंदाज अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया है तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। मारे गए सिंडिकेट मेंबर की श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचे, सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन तभी मंगल चीनू और यहीं के कुछ लोग सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच दोस्ती नहीं हुई तो वो ऐसे ही लोगों को मारता रहेगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं दे सकता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वो उसे कुछ रिश्वत देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता। वो कहता है कि उस रात उसने मुझे नंगा दौड़ाया था और उसे किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ना है। तभी यहाँ पर सिद्धप्पा कहता है कि अगर वो तुमसे माफी मांग ले तो क्या तुम उसे माफ कर पाओगे। यह सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ही हाँ कर देता है और कहता है कि जश्न का इंतजाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफी मांग सके। तो उस दिन सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और सभी लोगों को देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफी मांगता है या फिर नहीं, क्योंकि पुष्पा आज तक किसी के सामने नहीं झुका था और वो आज झुकने वाला था। तो पुष्पा सिद्धप्पा, श्रीवली और कटलेट के कहने पर सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर उनसे माफी मांगने के लिए कह देता है। पुष्पा भी बहुत ज्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वो सभी के सामने भंवर सिंह से माफी मांग लेता है। यह सुनकर भंवर सिंह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो पुष्पा की आवाज रिकॉर्डिंग कर ली थी और यही बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग हैरान थे कि आखिर पुष्पा ने माफी कैसे मांग ली। पुष्पा को इतना बुरा लगा था कि वो आईने के सामने अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा था। उसे इतना तेज गुस्सा आ जाता है, वो सभी को सड़क पर ही छोड़ देता है और कार को वापस घुमाकर उसी पार्टी में वापस जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ से जाने वाला था तब पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह की कार को टक्कर मारता है तो भंवर सिंह स्विमिंग पूल में जाकर गिरता है। पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है और भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वो किसी के सामने नहीं झुकता है। वो उससे कहता है कि मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि 2000 क्विंटल चंदन की लकड़ियों को वो देश के बाहर भेज रहा है और अगर वो ये नहीं कर पाया और अगर तेरे हाथ लकड़ी लग गई तो मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगा। यह सुनने के बाद भंवर सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट पर जहाँ से भी गाड़ियां गुजरती है उन सारे चेक पोस्ट को भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि पुल के नीचे जो नदी है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है क्योंकि गर्मियों का दिन था। वो समझ गया कि पुष्पा जरूर इन नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला था क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन की ट्रक वो नदियों के द्वारा ही बाहर ले जा रहे थे। तो पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं पकड़ पाते। लेकिन आखिर में भंवर सिंह इनके ट्रक के सामने आ जाता है
है और एक बड़ी सी बंदूक लेकर इनके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट पुष्पा के पास कॉल करके सारी बात बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं सबको बाहर लेके निकलो, क्योंकि मैं किसी इंसान की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। यहाँ पर कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह इनके ऊपर फायरिंग कर रहा था और ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर मंगल चीनू और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह दी थी कि सारी लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मालूम चला कि वो सारी लाल चंदन की लकड़ियां नहीं बल्कि नॉर्मल लकड़ियां हैं। मतलब कि यहाँ पर भंवर सिंह बेवकूफ बन गया था। पुष्पा यहाँ उससे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। साथ ही इस बारे में उसने ये भी कह दिया था कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली माता काली के त्योहार में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवल्ली को अचानक से चक्कर आ जाता है और मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। ये देखकर पुष्पा काली माता का गेटअप धारण कर लेता है और फिर काली माता का एक तांडव करता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है कि मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वह दूसरे के घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी इसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग पुष्पा की भतीजी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि अगर तुम ये सब कर भी लोगे तो भी तुम्हें बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम हमेशा अनाथ थे और हमेशा अनाथ रहोगे, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब ये सारी बात सुनाई दी तो उसने यहाँ पर मुरली को बहुत ज्यादा चिल्लाया। बाद में कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुरली ने आधा गंजा करवा दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि मंगल चीनू और उसकी बीवी और भंवर सिंह शेखावत मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर ये लाल चंदन लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 करोड़ की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हैं। तब सीएम उन्हें तुरंत आदेश देता है कि वो इन लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस जाने से रोकें। तो ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रामेश्वरम से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। तब भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भंवर सिंह इसका पीछा भी करता है लेकिन वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। तो माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। तो भंवर सिंह शेखावत का अब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफर होना भी एकदम तय है, क्योंकि अब उसके पास सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है और अब सरकार भी उसकी नहीं है। भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वो उनमें आग लगा देता है और उसने काफी शराब पी हुई थी तो वो वहीं पर खड़ा होता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया और ना ही ये बताया गया कि वो मारा गया है। और फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री अब बदल चुके हैं। अब सीएम सिद्धप्पा बन चुका था। सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और पुष्पा ने आज का दिन इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा जश्न होता है। सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। भले ही सिद्धप्पा मुख्यमंत्री बन चुका था लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा राज कर रहा था। सभी लोग उसे बहुत ज्यादा मानने लगे थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब की मुरली की पत्नी वो पुष्पा के घर आती है और उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं। अगर उन्होंने नहीं दिया तो वो कावेरी को मार डालेंगे। ये बात जब पुष्पा को मालूम चली तो वो पहले तो न्यूज चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर उसकी भतीजी को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का समय है। अगर वो उसे सौंप देते हैं तो उन पर रहम कर देगा। बातें सिद्धप्पा और सेंट्रल मिनिस्टर को मालूम थी, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वो कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वो लोग पुष्पा से कहते हैं कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वो उनके साथ कुछ भी ना करे। हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और वो कावेरी को छोड़ देगा। अगर वो उसके साथ कुछ भी कर देगा तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है।
लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा था और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुला रहा था। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले तो वो गन से फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजी के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना होगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि पुष्पा के हाथ बंधे रहने के बावजूद ये कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरीके से मार सकता है, इसलिए इस बार वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं। इस बार वो उसके हाथ बांधते हैं, पैर भी बांधते हैं और फिर वो लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर वो उड़ उड़कर उन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरीके से मारने लगता है। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था, तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता है तब उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो पुष्पा और पूरी फैमिली से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो, मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा था कि अगर पुष्पा इस शादी में नहीं आएगा तो वो मंडप पर नहीं बैठेगी। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी। ये देखकर पुष्पा ज्यादा इमोशनल हो जाता है और पूरी फैमिली समेत वो कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ कर दिया था और अब आगे बढ़ चुके थे और यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर के भाई का बेटा मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वो मिनिस्टर के पास उसे लेकर आता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। आखिर वो आदमी कौन था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा।